मध्यमंडल। मध्यमंडल जो है, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था, ये 50 से 80 किलोमीटर के बीच में फैली हुई है ऊपर में वायुमंडल में। इसका गैस जो है बहुत कम घना होता है, लगभग समझिए इसमें बहुत अल्प मात्रा में गैस होते हैं, बहुत कम होता है, घनत्व कम होता है। और ऊंचाई बढ़ने पर इसमें क्या होता है, फिर तापमान घटता जाता है। इस परत में गैसों द्वारा बहुत कम यूवी विकिरण अवशोषित की जाती है, अर्थात जो भी ऊपर से विकिरण आती है अल्ट्रावायलेट का, वो सब आपको स्ट्रेटोस्फीयर में रोक लिया जाता है। और इसमें चूंकि गैस लगभग नहीं होता है, बहुत कम होता है, तो ये गैस रुकता नहीं है, जिसकी वजह से इसमें जो है सो ऊपर जाने पर तापमान आपका घटता जाता है। उसी तरह अगर हम देखें तो इसकी ऊपरी सीमा, अर्थात मीजोस्फीयर का जो ऊपरी सीमा है उसको मेसोपॉज कहा जाता है। मेसोपॉज कहा जाता है। और ये मेसोपॉज जो है वो क्या है, ये मध्यमंडल, मेसोस्फीयर और तापमंडल, तापमंडल के बीच की सीमा है। अर्थात तापमंडल और मध्यमंडल के बीच की सीमा यदि पूछा जाए तो उसको मेसोपॉज कहा जाता है। इस पे भी आपको अगर पीटी का क्वेश्चन आप बनाना चाह सकते हैं तो बहुत ही आसानी से इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे डिफरेंट लेयर हमने बताया, सीमा बताया, ये सीमा भी आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करें कि मेसोपॉज जो है वो मध्यमंडल, मेसोपॉज जो है वो मध्यमंडल और तापमंडल के बीच की सीमा है। मध्यमंडल या समताप मंडल के बीच की सीमा है, मध्यमंडल या क्षोभ मंडल के बीच की सीमा है, या इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है उसमें। तो उस हिसाब से आप लोग इसको आसानी से देखें कि ये क्या है, मध्यमंडल और तापमंडल के बीच की सीमा को हम लोग मेसोपॉज कहते हैं। अब हम लोग चौथा मंडल जो है, जो हम लोगों ने देखा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, और अब हम लोग चौथा नंबर पे आते हैं तापमंडल। तापमंडल थर्मोस्फीयर, चूंकि इसका नाम ही ताप से पड़ा है तो आप समझ ही सकते हैं, यह मध्यमंडल के ऊपर, मध्यमंडल के ऊपर जैसा कि हमने बताया था मेसोपॉज, मेसोपॉज यानी मेसोपॉज से शुरू होके, अर्थात ये क्या था 80 किलोमीटर, वहां से शुरू होके लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको तापमंडल फैला हुआ है। उसी तरह से इसकी ऊंचाई में तापमान जैसे जैसे आप जाएंगे ऊंचाई पे तो तापमान बढ़ता जाएगा। वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि यहां आपको, चूंकि यहां गैस वगैरह तो नहीं होता, लेकिन जो अंतरिक्ष से आने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल होते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल की वजह से यहां तापमान तीव्र गति से बढ़ता है। आसानी से सौर विकिरण इसमें अवशोषित हो जाता है, क्योंकि जो भी है रेडिएशन आता है, सोलर रेडिएशन के अतिरिक्त जो भी स्पेस से रेडिएशन आता है, जैसे कि आप हानिकारक यूवी रेज तो खैर वही हुआ, उसके बाद अल्फा रेज आता है, गामा रेज आता है, तो डिफरेंट टाइप का जो कॉस्मिक वेव्स, ये सारा इस क्षेत्र में आता है और इस अवशोषण के कारण ये काफी गर्म होता है। इसीलिए गर्मी के वजह से, इस गर्म होने की वजह से इसका नाम थर्मोस्फीयर रखा गया, अर्थात तापमंडल। यहां अगर हम देखेंगे तो तापमान कभी कभी 1500 डिग्री सेल्सियस तक भी उच्च हो सकता है। और जब आप जानते हैं कि जब स्पेस फ्लाइट होता है, जब हम लोग स्पेस में जाते हैं तो डिफरेंटली है कि स्पेस में जब जाते हैं तो वायुमंडल को पार करके जाना होता है, और वायुमंडल को पार करने के लिए सबसे जो कठिन जगह होता है ये यही होता है, जो 1500 डिग्री सेल्सियस से कैसे बचा जाए, यानी ये जो तापमंडल है इससे कैसे बचा जाए। इसके लिए एक स्पेशल शील्ड आता है जो स्पेस शटल पे लगा होता है, और यही स्पेस शटल का शील्ड जो है वो खराब हो गया था, और इसी से वो जो आप जानते हैं कोलंबिया का जो डिजास्टर हुआ था जिसमें कल्पना चावला का डेथ हुआ था, तो इसी वजह से डेथ हुआ था कि उसका जो टाइल्स था वो टाइल्स सही से नहीं काम किया और यहाँ 1500 डिग्री में वो जल के राख हो गया। तो इस तरह से जब हम लोग देखते हैं, जब साइंस में पढ़ते हैं कि स्पेस फ्लाइट कैसे होता है, किस तरह से किया जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि ये तापमंडल का जो ये है
इसको किस तरह से रेसिस्ट किया जाए, इससे किस तरह से बचा जाए स्पेस में जाने के लिए। तो यहां जो है जैसे कि हमने बताया कि वेरियस कॉस्मिक वेव्स वगैरह आते हैं, तो यहीं से आपको रेडियो तरंग, जो रेडियो वेव्स है उसको यहीं से रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो रेडियो तरंगें यहीं से परिवर्तित होती है, यानी यहीं से रेडियो तरंग परिवर्तित होकर आती है, जिससे हम लोग सुनते हैं। यानी आप ये समझिए कि ये लेयर जो है पृथ्वी का अर्थात तापमंडल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, और जो भी हम लोग अभी वर्तमान में देखते हैं तो इसमें ये काफ़ी, इसी में यदि जो आप देखते हैं कि वेव में अगर परिवर्तन हो जाता है, इसके स्ट्रक्चर में चेंजेज हो जाता है, जैसे कि हम लोग अब जानते हैं कि सोलर रेडिएशन में भी कभी कभी चेंजेज हो जाता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरा जाम हो जाता है कभी कभी। तो ये तापमंडल जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी आपको पूछ सकता है कि निम्नलिखित पे ध्यान दें या निम्नलिखित कथनों पे विचार करें, इस तरह का पीटी में क्वेश्चन आ जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, आसानी से विकिरण को अवशोषित किया जाता है, 15 इसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक उच्च हो सकता है। तो ये 3 दे देगा। और उपरोक्त में किया गया वर्णन कौन से मंडल, कौन से वायुमंडल के कौन से परत का वर्णन करता है, और उसमें ये चारों परत का आपको नाम दे सकता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, इस तरह से दे सकता है आपका चॉइस में, ऑब्जेक्टिव में। तो इस तरह का आपका ये आसानी से क्वेश्चन आप इसको बना सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। तो सबसे जो लास्ट वाला होता है, जो हमने बताया था कि जो अंतरिक्ष और पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा, उसको एक्सोस्फीयर या ब्रह्मंडल हम लोग कहते हैं। ये पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की सीमा है। यानी जैसे कि हम अगर ये पृथ्वी बनाए और ये स्पेस है और ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का डिफरेंट लेयर है, 1 2, ये आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर और ये आपका थर्मोस्फेयर, और ये स्पेस है। और ये स्पेस और इस थर्मोस्फेयर के बीच का जो बाउंड्री आप कह लें, ये बाउंड्री आपको एक्सोस्फीयर कहलाता है, ब्रह्मंडल कहलाता है। यहां लगभग आप देखेंगे तो अणु और परमाणु अंतरिक्ष में बहुत सारे, बहुत रेयर, यहां कोई गैस वगैरह नहीं मिलता, लेकिन वहां भी जो भी कुछ कण होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अंतरिक्ष है, वो अंतरिक्ष का जो मोस्ट पार्ट है, सबसे ज्यादा पार्ट जो अंतरिक्ष में प्रचुर मात्रा में मिलता है, वो हाइड्रोजन है और हीलियम है। अभी आप लोग जानते होइएगा, करंट अफेयर्स पे अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा किस तरह से हीलियम स्टार्स डिस्कवर किए गए हैं। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम, तो इसी तरह से इसमें हल्के अणु यहाँ पे मिल सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन भी हो सकता है, हीलियम भी हो सकता है। तो ये अंतरिक्ष में हो सकते हैं। तो ये आपका एक्सोस्फीयर आ गया। तो एक्सोस्फीयर बेसिकली एक परत न होकर के समझिए कि ये पृथ्वी के वायुमंडल और स्पेस के बीच की बाउंड्री है। अब हम लोग देखेंगे कि जैसा कि हमने जिक्र किया था, आयन मंडल की बात करेंगे। तो आयन मंडल क्या होता है कि जिसमें जैसे कि हमने बताया कि रेडियो, हमारा रेडियो वेव्स को परिवर्तित करता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हम लोग देते हैं, तो ये आयन मंडल उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो ये पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर के बाद संपूर्ण वायुमंडल वायुमंडल कहलाता है। 80 किलोमीटर अर्थात मेजोस्फीयर से आप ऊपर चले गए, यानी अर्थात थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर से लेके एक्सोस्फीयर तक का जो पूरा पार्ट है वो आपको आयन मंडल कहलाता है, आयनोस्फीयर कहलाता है। यह क्या होता है कि जैसे हमने बताया, सूर्य और ब्रह्मांड, यानी जो सूरज से आता है और ब्रह्मांड से जो आता है, उच्च ऊर्जा विद्युत कण को अवशोषित किया जाता है। इसी कारण इसको आयन मंडल कहते हैं, क्योंकि जो वहां से जो कण आते हैं, जो उच्च ऊर्जा कण होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि अल्फा, बीटा, गामा, जो भी कॉस्मिक वेव्स वगैरह जो भी आते हैं, तो यह आयन मंडल में अवशोषित होता है और यह रेडियो तरंगों को प्रभावित करता है। और उपग्रह, जैसे कि हमने बताया, उपग्रह और मानव संचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो हम लोग जैसे मोबाइल से बात करते हैं या जो भी बात करते हैं, तो ये उपग्रह इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जानते हैं कि आयन मंडल
का जो विशेष ये है, इसको कैसे बचता है, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। और जो हमने पहला लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो पृथ्वी के कोर द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी का कोर बहुत ही महत्वपूर्ण है चुंबकीय फील्ड बनाने में, कोर, आउटर कोर, इनर कोर दोनों। तो ये सब देखेंगे, ये हमारे मानवीय संचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आयन मंडल का हम लोग जिक्र कर रहे थे। उसी तरह अब हम लोग देखें कि ये अगर हम लोग देखें कि डिफरेंट मंडल जो आपको आएगा, तो नॉर्मल आगे देखें तो ये जो 0 से 100 किलोमीटर के बीच है, समझिए कि हमारी संपूर्ण वायुमंडल पृथ्वी का, जो हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है वो यही 0 से 100 किलोमीटर के बीच में, जिसमें आपको ट्रोपोस्फीयर भी है, स्ट्रेटोस्फीयर भी है, मीजोस्फीयर भी है। और यहां से बेसिकली जो आपको यहां तक थर्मोस्फीयर है, जो 500 या 600 किलोमीटर तक आप कह सकते हैं। उसके बाद एक जो स्फीयर है। अब यहां देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये तापमान का सिंबल है। तो ये देखिए कि ये एक्टिव सनरेज आता है, एवरेज सनरेज आता है, इस तरह से। तो अब जो ये 100 किलोमीटर है, चूंकि सारा वायुमंडल जो पृथ्वी का है वो पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है 100 किलोमीटर के बीच में, 80 से 100, तो इसीलिए इसको होमोस्फीयर कहा जाता है। अर्थात ये 80 से 100 किलोमीटर के बीच में जो भी गैस पाया जाता है वो गैस लगभग अपरिवर्तनीय, अस्थायी रूप से ही रहता है। उसमें ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी अत्यंत अचानक चेंज हो जाए ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए 100 किलोमीटर तक जो पृथ्वी का है 0 से 100 किलोमीटर जो पृथ्वी का ऊपर का वायुमंडल है उसको होमोस्फीयर, और उससे ऊपर का जितना वायुमंडल है, ऊपर आप चले जाइए जहां तक, उसको हेट्रोस्फीयर कहा जाता है, हेट्रोस्फीयर। उसी तरह से आप अगर यहां से ले लें, जो हमने बताया था 80 से लेके ऊपर तक आप चले जाए, यानी 600 किलोमीटर तक। तो 80 से अगर 600 किलोमीटर तक आप जाते हैं ऊंचाई तक, तो ये सब आयनोस्फीयर कहलाता है। यानी इसमें आपको आयन मिलेंगे, जिसमें कॉस्मिक रेज वगैरह जो ब्रह्मांड से आते हैं, जो सोलर विकिरण आते हैं, ये सारे आयन आपको यही यहाँ से 80 से लेके ये 600 किलोमीटर के बीच में आपको आएंगे। तो ये मुख्यतः हमारे वायुमंडल का संगठन और संरचना भी हमने बता दिया। इसमें आपको बताया कि डिफरेंट लेयर होते हैं एक सामान्य तरीके से, फिर होमोस्फीयर, हेट्रोस्फीयर के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया, और फिर हमने बताया आयनोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये एक था। तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जो हमारा फाउंडेशन बैच है उसमें डेफिनेटली ज्वाइन करें, और आप लोगों को होप करते हैं कि आप लोग इसको और अच्छे तरह से समझ सकते हैं क्लास में आके, और इससे आपका यूपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा है और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।